हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीनियस 40 में। मित्रों, इस वीडियो में हम लोग रेलवे और एसएससी जीडी तथा अदर कंपटीशन में पूछे जाने वाले बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट प्रश्नों की चर्चा करेंगे। मित्रों, ये हमारा प्रैक्टिस सेट फर्स्ट है, ये अर्थात ये पहला प्रैक्टिस सेट है। इसी तरीके से और एक एक प्रैक्टिस सेट जारी रखेंगे। आइए देर न करते हुए आज का पहला प्रश्न है। मित्रों, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? ऑप्शन ए लार ग्रंथि, बी थायराइड, सी यकृत और डी आमाशय। मित्रों, पहले का सही ऑप्शन सी है यकृत। पहले का सही ऑप्शन कौन सा? यकृत सही ऑप्शन है, अर्थात लीवर। लीवर या यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है मित्रों, और यह अगर इसके कलर की बात मैं करूं मित्रों, यह लाल एवं भूरे रंग का होता है। लाल एवं भूरे रंग का होता और पेट के दाहिने ओर होता है। अगर ये देखिए, यहाँ पर आप फिगर देख सकते हैं, और इस बॉडी के ये राइट साइड में, ठीक है, राइट साइड में क्या है? लीवर है मित्रों, क्या है? लीवर है। और इसके अगर यूं बात करें तो यह मुख्य प्रमुख रूप से एक पाचन तंत्र का सहायक अंग है। ये कैसा अंग है? पाचन तंत्र का अंग है। और यह हिपेसाइटस नामक विशेष कोशिकाओं से बना होता है। ये जो लीवर अपना है मित्रों ना, हिपेसाइटस नामक एक विशेष प्रकार के कोशिकाओं से बना होता है। अगर इसमें भंडार की बात करें तो इसमें विटामिन ए का भंडार पाया जाता है। विटामिन ए का भंडार पाया जाता है। ठीक है मित्रों, और उपाधि की अगर मैं बात करूं, इसको कौन सा उपाधि दी गई है, कौन सी संज्ञा दी गई है, तो यकृत को मानव शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला कहा जाता है। यकृत को यानी लीवर को मानव शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला ठीक है, और ऑप्शन ए सी सही है। ठीक मित्रों, आइए दूसरा प्रश्न हमारा। मित्रों, दूसरा प्रश्न है, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? ऑप्शन ए एस्ट्रोजन, बी प्रोजेस्टेरॉन, सी रिलैक्सिन और डी उपर्युक्त सभी या सभी कथन सत्य। मित्रों, जो दूसरा प्रश्न है उसका ऑप्शन डी सही होगा। कौन सा? ऑप्शन डी सही होगा। तीनों सही है। उपर्युक्त तीनों प्रश्न यहाँ पर सही है। देखिए मित्रों, जो मनुष्य में मादा जनन अंग है उससे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन जैसे हार्मोन स्रावित होते हैं। ठीक है मित्रों, यहाँ फिगर में आप देख सकते हैं। और यूं बात करें एस्ट्रोजन की, अगर मैं मित्रों एस्ट्रोजन की बात करूं तो यह हार्मोन महिलाओं में रचनात्मक जनन अंगों और ब्रेस्ट के डेवलप में अहम भूमिका निभाता है। और ध्यान देने वाली बात है, एस्ट्रोजन गर्भावस्था और पीरियड्स के समय और प्रजनन से जुड़े प्रमुख कामों में अपना बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। ठीक है मित्रों, कौन? एस्ट्रोजन। अगर मैं प्रोजेस्टेरॉन की अगर मैं बात करूं मित्रों, तो यह हार्मोन यानी प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन गर्भावस्था के दौरान, ध्यान दीजिए, प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं में गर्भ को गिरने से रोकता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इसका, गर्भ को गिरने से रोकता है। और यह मासिक धर्म चक्र के अंत के करीब में काम करता है, यानी लास्ट में ये वर्क करता है। जबकि रिलैक्सिन की अगर मैं बात करूं मित्रों, रिलैक्सिन की अगर मैं बात करूं तो यह हार्मोन यानी रिलैक्सिन हार्मोन गर्भावस्था के दौरान उत्तेजना को बढ़ाता है। अगर उत्तेजना को बढ़ाता है तो कुछ मित्र सोचेंगे कि भाई इसका रोल क्या होगा, इसका वर्क क्या होगा, तो यह उत्तेजना को बढ़ाता है गर्भावस्था के दौरान, जिससे प्रसव में आसानी होती है, यानी प्रसव जो है वो आसान हो जाता है। ठीक है, इसलिए उपर्युक्त सभी ऑप्शन सही है। यहां पर एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन, ऑप्शन डी मित्रों सही है। आइए
तीसरा प्रश्न है मित्रों, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? कैसी गतियां पूछ रहा, ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन है सेरिब्रम, बी थायराइड, सी सेरिबेलम और डी इनमें से कोई नहीं। मित्रों जो तीसरा प्रश्न है, तीसरे का ऑप्शन ए सही होगा, सेरिब्रम यानी मस्तिष्क। वास्तव में शुद्ध रूप से मस्तिष्क इसी को कहते हैं, सेरिब्रम को कहते हैं। मनुष्य में ध्यान दीजिएगा, ह्यूमन में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण सेरिब्रम के द्वारा होता है और सेरिब्रम के साथ साथ आप यूं कह सकते हैं सेरिब्रम और अनुमस्तिष्क के द्वारा होता है। ठीक है, सेरिब्रम और अनुमस्तिष्क के द्वारा होता है। मैं दोनों की बात में करूंगा मित्रों, पहले मैं सेरिब्रम के बारे में बात कर लूं। सेरिब्रम वह हिस्सा है मानव के ब्रेन का, सेरिब्रम देखिए यहां पर आप फिगर में देख सकते हैं बाकायदा, सेरिब्रम ब्रेन का वह हिस्सा है, वह हिस्सा जो सभी ऐच्छिक कार्यों को नियंत्रित करता है। सभी ऐच्छिक कार्यों को कौन नियंत्रित करता है? सेरिब्रम नियंत्रित करता है। अगर मैं अनुमस्तिष्क की बात करूं, जैसा कि मैंने एक अनुमस्तिष्क का नाम लिया, अनुमस्तिष्क की अगर मैं बात करूं तो मस्तिष्क स्तंभ के पास स्थित पश्च मस्तिष्क है। ध्यान दीजिए मित्रों, पश्च मस्तिष्क की एक प्रमुख संरचना है, यह गतियों के समन्वय के लिए जिम्मेदार है। ये क्या है? गतियों के समन्वय के लिए विशेष रूप से रोल प्ले करता है। ठीक है, और मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी मिलकर, ध्यान दीजिएगा मित्रों, मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र या सीएनएस बनाती है और यह शरीर की कई प्रक्रियाओं को नियंत्रित भी करता है। और किस प्रकार की क्रियाएं? जैसे विचार, स्मृति और यूं बात करें भावना, प्रेम, ठीक है, और यूं बात करें स्पर्श, मोटर कौशल, श्वास, तापमान, यहां तक कि तापमान और भूख वगैरह। ठीक है, ये सारे चीजें क्या चीज है? इसमें मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का जो निर्माण सीएनएस बनाती है वो इसमें रोल प्ले करता है। ठीक है मित्रों, आइए आप ऑप्शन ए को सही कर लीजिएगा। चौथा प्रश्न हमारा है, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? ऑप्शन ए स्पाइनल कार्ड, बी सेरिबेलम, सी हाइपोथैलेमस और डी पिट्यूटरी। तो मित्रों ऑप्शन इसमें सी सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस शरीर का तापक्रम हाइपोथैलेमस में नियंत्रित होता है। चलिए मैं बात कर लूँ थोड़ा सा और डिटेल की, मैं बात करूं, जैसा कि प्रत्येक प्रश्नों पर डिटेल में चर्चा की जाएगी। शरीर का तापमान मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस भाग में नियंत्रित होता है। हाइपोथैलेमस जो है मित्रों, ये मस्तिष्क के अग्र मस्तिष्क, ध्यान दीजिए, मस्तिष्क के अग्र मस्तिष्क का एक हिस्सा होता है, एक पार्ट होता है। यह एक जटिल थर्मोस्टेट तंत्र होता है जो शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। और यूं बात करें, अगर शरीर के सामान्य तापमान की अगर बात करूं तो शरीर के सामान्य तापमान का 37 डिग्री सेल्सियस, कितना? 37 डिग्री सेल्सियस है। यूं बात करें मित्रों, सही ऑप्शन हाइपोथैलेमस को लगाते हैं, 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास से बनाए रखता है और सामान्य रूप से व्यक्ति के शरीर का 37 डिग्री सेल्सियस होता है मित्रों। ठीक है, हाइपोथैलेमस आंतरिक और बाहरी उत्तेजनाओं की प्रतिक्रिया को भी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न क्या है? अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? तो मित्रों इसमें सही ऑप्शन देखिए, ऑप्शन पहले आप समझ लीजिए, कूटपाद, बी कोशिकामुख, सी सीलिया, डी गुदाद्वार। तो मित्रों ऑप्शन इसमें जो सही ऑप्शन है, पांचवा का ऑप्शन ए सही होगा, कूटपाद। कूटपाद आप अमीबा भोजन को स्यूडोपोडिया, ध्यान दीजिए, स्यूडोपोडिया यानी कूटपाद की मदद से ग्रहण करता है।
ठीक है। आइए नेक्स्ट, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? ऑप्शन ए पेप्सिन, बी ट्रिप्सिन, सी टाइलिन और डी काइमोट्रिक्सिन। तो मित्रों सही ऑप्शन जो है छठे का ऑप्शन सी सही होगा, टाइलिन। ऑप्शन सी सही है, टाइलिन। ठीक है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। जो ये लार है, लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। और यह, अब इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हो जाए कि यह स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है। अगर ये कन्वर्ट करने की बात करें तो स्टार्च को ये शर्करा में तोड़ता है और लार ग्रंथियां वसा पाचन शुरू करने के लिए लार्मन लाइपेस भी स्रावित करती है। ठीक है। और लार में पाए जाने वाले कुछ मुख्य तत्वों की अगर मैं बात करूं तो लार में 99%, ध्यान दीजिए, पानी होता है और 1% प्रोटीन होता है। ठीक है। और लार में विटामिन बी बाइंडिंग पदार्थ पाया जाता है। नेक्स्ट आइए मित्रों, सातवां प्रश्न। आइए, सातवां प्रश्न है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण, ठीक है, यानी श्वसन करता है तथा छोड़ता है। सांस लेता है, सांस छोड़ता है, नहीं श्वसन क्रिया करता है। ए श्वसन, बी स्वेच्छवास, सी प्रवास और डी निश्वासन। लेकिन मित्रों इसमें देखिए थोड़ी सी जटिलता कर दिया है ऑप्शन देकर और क्वेश्चन की प्रकृति को थोड़ा सा बदल कर। तो ऑप्शन की प्रकृति बिल्कुल आपको परेशान नहीं करने वाली है। आइए, जो सातवां का सही ऑप्शन है ऑप्शन बी स्वेच्छवास। कौन सा? स्वेच्छवास सही होगा। कौन सा? स्वेच्छवास सही होगा। ठीक है। आइए, कुछ बात है, श्वास ग्रहण करने और श्वास को छोड़ने की प्रक्रिया को मित्रों वास्तव में श्वसन कहते हैं। ठीक है, मैं बात करूं श्वसन कहते हैं। और श्वसन एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें सभी जीवों को जीवित रखने के लिए जरूरी भी होता है। और श्वसन की प्रक्रिया मुख्य रूप से 4 चरणों में होती है। एक प्रवेश, जैसे व्यक्ति ने श्वास लिया, वायुमार्ग से ऑक्सीजन फेफड़े में प्रवेश किया। दूसरा, गैस का आदान प्रदान, फेफड़ों में ऑक्सीजन रक्त में प्रवेश करती है और कार्बन डाइऑक्साइड रक्त में फेफड़ों में पहुंचाती है। और तीसरा, निर्गम है, जब व्यक्ति श्वास छोड़ता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। ठीक है मित्रों। नेक्स्ट है, 8वां प्रश्न है मित्रों, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? ऑप्शन ए अमीनो अम्ल, बी ग्लूकोज, सी वसा अम्ल, डी सुक्रोज। मित्रों जो अपना 8वां प्रश्न है, 8वें का ऑप्शन बी सही होगा, ग्लूकोज। कौन सा? ग्लूकोज सही है। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः ग्लूकोज का उपयोग करती है। ठीक है। अब मैं आपको बात करूं थोड़ा सा डिटेल में कि ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिकाएं मुख्य रूप से ग्लूकोज, ठीक है, और एक सरल शर्करा का इस्तेमाल करती है। जब लिपिड और कार्बोहाइड्रेट अपर्याप्त होते हैं यानी पूरा नहीं होते हैं तो कोशिकाएं प्रोटीन और अमीनो अम्ल का इस्तेमाल करके भी ऊर्जा का उत्पादन करती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, आप फिगर में इस चीज को बाकायदे देख सकते हैं। मित्रों यदि वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को आप फटाफट के अंदाज में लाइक कर दें। बायोलॉजी की धुआंधार प्रैक्टिस होने वाली है एनटीपीसी रेलवे के एनटीपीसी टेक्निकल और ग्रुप डी तथा एसएससी जीडी से संबंधित। और ये सारे प्रश्न सभी एग्जाम में सामान्य रूप से कैसे रहेंगे? उपयोगी रहेंगे मित्रों। चलिए, 9वां प्रश्न है, किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? ऑप्शन ए किण्वन, बी विसरण, सी दहन और डी प्रकाश संश्लेषण। तो मित्रों इसमें सही ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी विसरण है।
मैं बात करूं पौधे में ऑक्सीजन विसरण की प्रक्रिया के जरिए बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचती है और विसरण किसी चीज का शुद्ध संचलन है जो उच्च एकाग्रता के क्षेत्र में निम्न एकाग्रता के क्षेत्र में पहुंचता है। नेक्स्ट, अगर दूसरे सेकंड पॉइंट की मैं बात करूं मित्रों, बातों को समझिएगा मित्रों। पौधों की जड़ों में ऑक्सीजन की आवाजाही मुख्य रूप से विसरण के ही जरिए होती है, तो गलती से प्रकाश संश्लेषण नहीं लगाना है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? विसरण। कौन सा ऑप्शन सही होगा? विसरण इसमें सही होगा। और मैं ऑक्सीजन से जुड़ी कुछ विशेष भी बातों की चर्चा करूंगा। ऑक्सीजन से जुड़ी विशेष बातें क्या? ऑक्सीजन पौधों में श्वसन, देखिए कोशिकीय श्वसन के लिए जिम्मेदार होती है और प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन गैस मुक्त होता है। देखिए यहाँ फिगर में आप देख सकते हैं ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन गैस क्या होगा? रिफ्लेक्स होगा, मुक्त होगा। और किसी पदार्थ का ऑक्सीजन के साथ संयोग की क्रिया अवकरण कहलाती है। किसी भी पदार्थ का ऑक्सीजन के साथ संयोग की क्रिया क्या कहलाती है? अवकरण कहलाती है। अवकरण कहलाती है। ठीक है, वे अभिक्रियाएं जिसमें तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का संयोग होता है उसे क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण कहते हैं मित्रों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न है मित्रों, श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? क्या होती है? ऑप्शन ए विघटन, 10वां का जो ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए विघटन, बी दहन, सी परिवर्तन और डी प्रकाश संश्लेषण। मित्रों 10वां का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए विघटन। ऑप्शन ए क्या होगा? विघटन होगा। आइए मैं बात करूं खाद्य अभिक्रिया में, ध्यान दीजिएगा, अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों का, किसका? खाद्य पदार्थों का, खाद्य पदार्थों का परिणत विघटन कहलाती है, विघटन होती है। खाद्य पदार्थों की परिणत विघटन होती है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कार्बनिक पदार्थों को गर्म करने पर वे रासायनिक रूप से विघटित हो जाते हैं और इस प्रक्रिया को ताप विघटन भी कहते हैं। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, 11वां प्रश्न है मित्रों। देखिए ये सारे प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं और इसकी पीडीएफ मित्रों वीडियो के लिंक पर टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया जाएगा और उससे आप पीडीएफ आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। 11वां प्रश्न है, खाद्य पदार्थों का पौधे में स्थानांतरण का मुख्य रूप से कौन सा है? देखिए खाद्य पदार्थों का पौधे में स्थानांतरण का मुख्य रूप से कौन सा है? ऑप्शन ए ग्लूकोज, बी स्टार्च, सी सुक्रोज, डी प्रोटीन। मित्रों 11वां का जो सही ऑप्शन सी है, 11वां का सही ऑप्शन क्या होगा? सी होगा, सुक्रोज। क्या होगा भैया? सुक्रोज होगा। मैं बात करूं मित्रों आसान भाषा में, पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण मुख्य रूप से सुक्रोज के द्वारा होता है। किसके द्वारा? सुक्रोज के द्वारा होता है। और सुक्रोज एक दो शर्करा है, मुश्किल से मित्रों सुक्रोज एक दो शर्करा है। कैसा? दो शर्करा है जो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से मिलकर बनता है। अगर इसके मतलब संगठन की बात करूं तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज से मिलकर बनता है। और पौधे की पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाला सुक्रोज जड़ों, तनों, पत्तियों और फूलों तक पहुंचता है। ठीक है, जैसा कि फिगर में आप देख सकते हैं। और पौधों के विकास और प्रजनन के लिए सुक्रोज जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है 12वां प्रश्न मित्रों, बहुचर्चित प्रश्न, काफी ज्यादा काफी बार परीक्षा में पूछा गया। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है, ऑप्शन ए 90 से 60 और 120 से 80 और सी 200 से 130, डी 140 से 160। मित्रों जो अपना 12वां प्रश्न है, 12वां का ऑप्शन बी सही होगा। ऑप्शन बी 12वां का मित्रों देखें 120 80, 120 से 80 नॉर्मल। आइए मैं बात करूंगा थोड़ा सा डिटेल की।
आम तौर पर मित्रों सामान्यतः यूं बात कर सकते हैं, एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्तचाप 120 से 80 मिलीमीटर पारा। अब कहोगे कि ये क्या चीज है, तो ये मिलीमीटर पारा, मिलीमीटर पारा एम एम एच जी हाइड्रागेरियम, ठीक है, पारा होता है। और रक्तचाप की रीडिंग में दो आंकड़े होते हैं। एक आंकड़ा क्या है, सिस्टोलिक दबाव, और दूसरा क्या है, डायलोस्टिक दबाव। मित्रों मैं बात करूंगा पहले थोड़ी सी जगह की, देखो आप फिगर में आप बाकायदा इसको देख लीजिए। पहला सिस्टोलिक दबाव, सिस्टोलिक दबाव जो पहला या सबसे ऊपरी का अंक होता है, ठीक है, सबसे ऊपरी का जो अंक है वो सिस्टोलिक दबाव होता है। और यूं मैं बात करूंगा दूसरा डायस्टोलिक, डायस्टोलिक, डायस्टोलिक दबाव, डायस्टोलिक दबाव जो दूसरा या सबसे नीचे का अंक होता है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन बी इसमें सही है, ऑप्शन बी, ठीक। नेक्स्ट, और हमारी जब बायोलॉजी की विशेष क्लासेस जब चलेंगी, यानी डिटेल में क्लासेस चलेंगे, ये तो हमारा प्रैक्टिस सेट है, उसमें ये सारी चीजें और डिटेल में बताई जाएंगी, ठीक। आइए 13वां प्रश्न है मित्रों, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है। पहला ऑप्शन है पियामीटर, दूसरा मीटर, सी ड्यूरामीटर, डी एरेक एरेक्वाइन, ठीक है। तो ऑप्शन इसमें ड्यूरामीटर है, ऑप्शन सी सही होगा, ड्यूरामीटर। 13वां का जो सही ऑप्शन है वो ड्यूरामीटर है, ठीक है। अगर मैं और थोड़ी सी मैं डिटेल में अगर चर्चा मैं करूंगा, तो मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली जो है ड्यूरामीटर है, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आप नोट कर लें, लिख लें। यह मस्तिष्क और रीढ़ की यह मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को ढकती है, कौन, ड्यूरामीटर। और दूसरी बात, यह मोटी और रेशेदार परत होती है। देखिए फिगर में आप एक बाकायदा देख सकते हैं, यह मोटी और रेशेदार परत होती है। और तीसरे पॉइंट की मैं बात करूंगा, नेक्स्ट पॉइंट, यह मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को बाहरी झटके या आघात से बचाती है। कभी कभी मित्रों चोट लग जाते हैं, ठीक है, तो बचाता कौन है, ड्यूरामीटर बचाता है, ठीक है। यानी ड्यूरामीटर मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को बाहरी झटके, ठीक है, बाहरी झटके या आघात से बचाती है। नेक्स्ट बात करूं मित्रों, ड्यूरामीटर दो परतों से मिलकर बना होता है, एक पेरिओक्टिल परत और दूसरा मेनिंगियल परत, ठीक है। ऑप्शन सी सही करिए। नेक्स्ट 14वां प्रश्न मित्रों, एक सेकंड मित्रों, 14वां प्रश्न है मित्रों, मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है। ऑप्शन ए ऑप्टिकल पॉली, बी घ्राणेंद्रिय पॉली, सी सेरिब्रम, और डी इनमें से कोई नहीं। मित्रों 14वां का सही ऑप्शन बी सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा, घ्राण घ्राणेंद्रिय पॉली, ठीक है। अगर मैं थोड़ी सी मैं बात करूं, थोड़ा सा चर्चा, तो सूंघने की क्षमता विशेष संवेदी कोशिकाओं से आती है। जो सूंघने की क्षमता हो वो विशेष संवेदी कोशिकाओं से आती है, आप फिगर में देख सकते हैं, जिन्हें घ्राण या संवेदी न्यूरॉन्स कहा जाता है। आसान भाषा में लिखते हैं, उच्चारण प्रोनाउंसिएशन वायु का थोड़ा सा ऐसा रहता है, शब्द थोड़े से टिपिकल होते हैं। घ्राण या संवेदी न्यूरॉन्स द्वारा संवेदी न्यूरॉन्स कहा जाता है, जो नाक के अंदर, ध्यान दीजिएगा मित्रों, जो नाक के अंदर ऊतक के एक छोटे से हिस्से में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है 15वां प्रश्न है, मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है। मनुष्य में बुद्धि और बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है। ऑप्शन दिया है इसमें, पहला ऑप्शन ए सेरिबेलम, बी हाइपोथैलेमस, सी सेरिब्रम, और डी
स्पाइनल कार्ड। तो मित्रों जो अपना 15वां प्रश्न है, 15वां प्रश्न का ऑप्शन सी सही होगा, सेरिब्रम। कौन सा? सेरिब्रम सही है। लगा लीजिए यहाँ पर आप उसमें देख सकते हैं फिगर। मनुष्य की बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र सेरिब्रम है, ऑप्शन सी सही हुआ। मनुष्य में मनुष्य के मस्तिष्क में बुद्धि, ध्यान दीजिएगा, बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र प्रमस्तिष्क है, सेरिब्रम है। और सेरिब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। यह मस्तिष्क के कई उच्चतम क्रम की क्रियाओं में शामिल होता है। और प्रमस्तिष्क बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र भी होता है। ध्यान दीजिए, शरीर के आकार के आधार पर सेरिब्रम मुख्य रूप से मस्तिष्क के तने के ऊपर या सामने या ऊपर स्थित होता है। ठीक है मित्रों। अगर बुद्धि से जुड़ी खास बात की मैं चर्चा करूं मित्रों, बहुत ही रोचक बात है कि बुद्धि एक मानसिक शक्ति है, नॉलेज ना, बुद्धि एक मानसिक शक्ति है जो वस्तुओं और तथ्यों को समझने, उनमें आपसी संबंध खोजने, निर्णय लेने और तर्कपूर्ण ज्ञान को प्रस्तुत करने में मदद करता है। ठीक है। शब्द भंडार तो होते हैं, कभी कभी होता है शब्द ही भूल जाते हैं, कभी कभी होता है स्टेज पे बुलाते हैं तो सारे शब्द भूल गए। इन सारे सब में रोल प्ले कौन करेगा? सेरिब्रम करेगा। तो ठीक है, एक्टिव रखें। ठीक है, प्रैक्टिस गुरु, एकदम प्रैक्टिस एकदम बरकरार रखें। ठीक है, जितना प्रैक्टिस रहेगा उतना दिमाग तेज होगा। और बुद्धि, भावना और अंतः प्रज्ञा से अलग होती है। बुद्धि, ध्यान दीजिए, भावना और अंतः प्रज्ञा से भी अलग होता है। बुद्धि मनुष्य को नवीन परिस्थितियों को ठीक से समझने और उसके साथ अनुकूलन में भी मदद करता है। ठीक है। नेक्स्ट है, आप हर कोशिश किए हैं कि फिगर है हर क्वेश्चन के साथ आपके पास। मित्रों इसमें ऑप्शन सी आपने सही किया। अब बात करेंगे 16वां प्रश्न। 16 नंबर का प्रश्न है मित्रों, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है। ऑप्शन ए सोमैटोस्टेटिन के कारण, बी ग्लूकागन के कारण, सी गैस्ट्रिन के कारण और डी इंसुलिन के कारण। मित्रों 16वां का ऑप्शन डी सही होगा। ऑप्शन डी सही होगा मित्रों, इंसुलिन के कारण। क्योंकि अपने कई बार आपको पता भी होगा कि इंसुलिन का इंजेक्शन लगवाना पड़ रहा है किसी को, इंसुलिन का इंजेक्शन। तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित नहीं जब कर पाता तो इंसुलिन के इंजेक्शन देने पड़ते हैं। तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है इंसुलिन के कारण। मैं थोड़ी सी बात में इस पे चर्चा करूंगा कि शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को इंसुलिन और ग्लूकागन, ध्यान दीजिए, ग्लूकागन संयुक्त रूप से, ग्लूकागन का रोल कम है लेकिन इंसुलिन का रोल ज्यादा है, जैसे हार्मोन से नियंत्रित करते हैं। अब इसमें थोड़े से और डिटेल कि इंसुलिन रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कम करता है। इंसुलिन जो है ये ब्लड में, ठीक है, ग्लूकोज की मात्रा को क्या करता है? कम करता है। और यह हार्मोन्स और भोजन को ऊर्जा में बदलने में मदद करता है। और ग्लूकागन की जो मैंने नाम लिया, ग्लूकागन रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता और इसे बहुत कम होने से रोकता है। मतलब अगर कम हो जाएगा तब भी प्रॉब्लम है मित्रों, ज्यादा हो जाएगा तब भी प्रॉब्लम है, नॉर्मल सिचुएशन में रहना ही ठीक है। और नेक्स्ट, अगर मैं सबसे बड़ी बात, शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए मात्र इंसुलिन और ग्लूकागन का नॉलेज काम नहीं करेगा, पूरा समझिए। शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए अग्न्याशय, आंतों, मस्तिष्क और अधिवृक्क जैसे अंगों के हार्मोन से मिलकर कार्य करते हैं। कौन कौन से अंग के हार्मोन्स? अग्न्याशय, आंत, मस्तिष्क और अधिवृक्क जैसे अंगों के हार्मोन्स काम करते हैं। और स्वस्थ लोगों में रक्त शर्करा का स्तर सामान्यतः 60 से 140 मिलीग्राम यानी डीएल के बीच रहता है, वैसे 70 से 140। ठीक है मित्रों। आइए नेक्स्ट, अगला प्रश्न।
17वां प्रश्न है ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन है तो मित्रों ऑक्सीजन वसा, ऑप्शन ए, बी कार्बोहाइड्रेट, सी एंजाइम, डी हार्मोन। सामान्यतः इस प्रश्न का तो उत्तर जो होगा इसमें ऑप्शन में है ही नहीं। मित्रों ऑक्सीजन क्या है? एक गैस है। डायरेक्ट अगर उत्तर आपको देना है तो ऑक्सीजन एक गैस है। लेकिन अगर ऑप्शन के हिसाब से यदि बात किया जाए, ये प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाना चाहिए था, ऑक्सीजन किस प्रकार से कार्य करता है, क्या किसकी तरह काम करता है? ऑक्सीजन किसकी तरह काम करता है? तो मित्रों ऑप्शन ए वसा, बी कार्बोहाइड्रेट, सी एंजाइम, डी हार्मोन। तो मित्रों ऑप्शन सी इसमें सही होगा, एंजाइम की तरह कार्य करता है। ऑक्सीजन है एंजाइम की तरह है ये प्रश्न, तो ऑप्शन सी इसमें सही होगा, एंजाइम। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं मित्रों, ऑक्सीजन एक गैसीय अवस्था में पाए जाने वाला तत्व है और यह ना तो वसा है, ना ही कार्बोहाइड्रेट है, ना ही ओरिजिनल रूप से एंजाइम है और ना ही हार्मोन है। हाँ, ये बात जरूर सही है कि ऑक्सीजन एक एंजाइम की तरह काम करती है, ठीक है, और शरीर में अन्य तत्वों के साथ मिलकर ऊर्जा उत्पादन करती है। कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन पोषक तत्व है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट वसा और प्रोटीन ये सब क्या है? एक पोष पोषक तत्व है और शरीर इनका इस्तेमाल विकास, रखरखाव और गतिविधि के लिए करता है। नेक्स्ट है अगला प्रश्न मित्रों, 18वां, जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? तो ऑप्शन इसमें ए पोषण, बी उत्सर्जन, सी श्वसन और डी सभी। मित्रों ऑप्शन डी सही होगा, सभी आते हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं मित्रों, जैव प्रक्रम के अंतर्गत पोषण, उत्सर्जन, श्वसन, पोषण, उत्सर्जन एवं श्वसन तीनों आते हैं। और जैव प्रक्रम जीवित शरीर में होने वाले सभी प्रक्रम हैं जो शरीर के लिए अनिवार्य है। ये सभी प्रक्रम सम्मिलित रूप से अनुचरण का कार्य करते हैं, ठीक है। 19वां प्रश्न मित्रों, गोबर छत्ता या गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए परजीवी, बी सपोषी, सी मृतजीवी और डी परासरणी। तो मित्रों सही ऑप्शन है 19वें का सही ऑप्शन है ऑप्शन सी मृतजीवी। गोबर छाता एक मृतजीवी है, यह एक स्वतः होने वाला ग्रामीण मशरूम है, ठीक है। एक अब अपने भाषा में कह सकते हैं ग्रामीण मशरूम, जैसा कि फिगर में दिया गया। वायुमंडल में सामान्यतः कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, ए 78%, बी 21%, सी 4%, डी 0.03%। मित्रों विषय का ऑप्शन डी सही होगा, ऑप्शन डी 0.03%, ठीक है। नेक्स्ट 21वां प्रश्न, छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए हेलियोफाइटस, बी थियोफाइटस, सी सियोकाइटस, डी इनमें से कोई नहीं। मित्रों 21वें का ऑप्शन सी सही होगा, सियोकाइटस। थोड़ी सी जानकारी एक्स्ट्रा इसके बारे में, छाया में पनपने वाले पौधे को सियोकाइटस कहते हैं। कहीं कहीं साइकोफाइटस मिलेगा, उससे घबराने की जरूरत नहीं है। कभी कहीं मैं लिख देता हूं साइकोफाइटस, साइकोफाइटस, साइकोफाइटस मिलेगा। इन पौधों को विकसित होने के लिए बहुत ज्यादा धूप और प्रकाश की जरूरत नहीं होती। इसके बावजूद ये पौधे छाया में अच्छी तरीके से ग्रो करते हैं, ठीक है।
और इनकी खूबियां क्या है? इनकी जो पत्तियां होती हैं मित्रों, वो चौड़ी होती हैं लेकिन पतली होती हैं। और नेक्स्ट, इसमें क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ जाती है और ये पत्तियों के प्रति बेहतर तरीके से अनुकूलित हो जाते हैं। ठीक है, ये परिस्थितियों में ध्यान दीजिए, ये परिस्थितियों के प्रति या सिचुएशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये अपने आप को मैनेज कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है, 22वां प्रश्न है, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? ऑप्शन ए फेफड़ा, बी नाक, सी ट्रैकिया और डी क्लोम। मित्रों 22वां का ऑप्शन ए सही है। आसान सा प्रश्न, फेफड़ा। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? फेफड़ा। मानव शरीर में फेफड़े मुख्य श्वसन अंग है। अगर इनके मैं कार्यों की बात करूं, यहां पर फिगर में आप देख सकते हैं फेफड़ा, ठीक है। फेफड़े शरीर के अंदर, इनके कार्य की अगर मैं बात करूं तो फेफड़े शरीर के अंदर वायु खींचकर ऑक्सीजन उपलब्ध कराते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करते हैं या निकालते हैं। और श्वसन तंत्र की अगर मैं बात करूं, श्वसन तंत्र में फेफड़ों के अलावा नाक, मुंह, वायुमार्ग, डायफ्राम, वायरबॉक्स और गला भी शामिल होता है। ठीक है। और श्वसन तंत्र का जो कार्य है, श्वसन तंत्र का मुख्य काम शरीर के सभी हिस्सों में गैसों का आदान प्रदान करना है। यह आपको हानिकारक कणों और कीटाणुओं से बचाता है और आपको सूंघने और बोलने में सक्षम भी बनाता है। ठीक है मित्रों, आइए 23वां प्रश्न है, निम्न में कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? देखिए फिगर में आप देख सकते हैं। ऑप्शन ए डायरिया, बी टीबी, सी निमोनिया और डी बी और सी दोनों। बी और सी दोनों। मित्रों अगर मैं बात करूं तो इसमें जो 23वां का ऑप्शन डी सही होगा, बी भी इसमें सही है और सी भी सही है, इसलिए ऑप्शन डी आप सही करें। श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारी देखिए निमोनिया और टीबी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 24वां प्रश्न है, उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए हाई हाइपोटेंशन, बी पक्षाघात, सी हाइपरटेंशन और डी इनमें से कोई नहीं। मित्रों 24वें का ऑप्शन सी सही होगा। ऑप्शन सी सही होगा, हाइपरटेंशन। उच्च रक्तचाप की अवस्था को हाइपरटेंशन कहते हैं। देखिए और इसके कई सारे रीजन भी होते हैं, आप फिगर में देख सकते हैं। इससे मैं बात करूं हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन यानी उच्च रक्तचाप एक सामान्य स्थिति है। एक सामान्य स्थिति है जिसमें धमनियों में लगातार दबाव बढ़ता है, जैसे धमनियों में लगातार दबाव बढ़ता रहता है। और क्या होता, आमतौर पर अगर किसी व्यक्ति का रक्तचाप कम से कम 2 बार 140 से 90 mg हाइड्रोग्राम से ज्यादा आता है तो उसे हाइपरटेंशन कहते हैं। और दूसरी बात मैं करूं कि मित्रों ज्यादातर लोगों में हाइपरटेंशन के कोई लक्षण नहीं होते हैं। ठीक है, हाइपरटेंशन से धमनियों को नुकसान पहुंच सकती है, एक तो बात यह है। दूसरी बात है कि दिल का दौरा भी पड़ सकता है, बहुत बड़ी टेंशन हो सकती है। स्ट्रोक की कंडीशन आ सकती है और किडनी रोग जैसे गंभीर समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। ठीक है। और नेक्स्ट, हाइपरटेंशन को हाइपरटेंशन को कम करने के लिए आहार और जीवन शैली में बदलाव किया जाता है। ठीक है मित्रों, थोड़ा सा तबीयत ठीक ना होने के कारण प्रॉब्लम। चलिए 25वां प्रश्न है, मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? ऑप्शन ए अमीनो अम्ल, बी यूरिक अम्ल, सी यूरिया, डी अमोनिया। मित्रों जो 20वां प्रश्न है 25वां प्रश्न है उसमें का ऑप्शन डी सही होगा। ऑप्शन डी अमोनिया। ऑप्शन डी अमोनिया। मैं बात करूं मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया होता है। मछलियां अपने शरीर के उत्सर्जन कार्यों के लिए अमोनिया का उपयोग करती हैं।
यह उत्सर्जित पदार्थ उनके खून में निकलता है और पानी के माध्यम से उनके जलवायु या जलाशयों के बाहर आता है। ठीक है, अब फिगर में आप देख सकते हैं। ठीक, ऑप्शन डी सही है, अमोनिया मछलियों के उत्सर्जित पदार्थ है। मित्रों, ये आज के इस सेशन का टॉप 25 क्वेश्चन था। आप इसी तरीके से, ये चुनिंदा प्रश्न थे, ऐसे ही आप महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए, अच्छी तैयारी के लिए आप हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। और वीडियो यदि पसंद आ रही है तो मित्रों वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चैनल को तो सब्सक्राइब करने के लिए मैंने बोल दिया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है मित्रों, मिलते, और इसकी पीडीएफ, हाँ पीडीएफ के लिए लोग पूछते रहते हैं, पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर, और जिस टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा, और वहां से टेलीग्राम चैनल को आप डाउनलोड कर लें, ज्वाइन कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।